दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमपी। आज हम लेकर आए हैं भौतिक भूगोल से संबंधित दोस्तों जो सीरीज हमारी चल रही है, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो है उनके लिए जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो चल रही है, या ऐसा कहें कि जो थ्योरी पढ़ाकर और महत्वपूर्ण जो प्रश्न निकाल के और मैं अपनी नोट्स के हिसाब से जो लेके आया हूँ उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। यह है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए, और जो रीट है या थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा है या जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस थ्योरी ये जो सीरीज़ है वो रहने वाली है दोस्तों। तो इसके तहत अपन बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या होता है कि उच्च माध्यमिक स्तर का विषय ज्ञान का जो पेपर आता है, जो 55 नंबर का होता है, 55% आते हैं सॉरी, और 110 नंबर का होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो जो है, यह वीडियो जो है स्कूल लेक्चरर का जो है 2023 का, इसका मैंने सोचा कि सारे टॉपिक हैं वो एक साथ मिल जाएं लोगों को और एक साथ जो क्लियर करवाए जाएं। इसके लिए महत्वपूर्ण पर्सन जो है वो सभी टॉपिकों के अपन इस वीडियो सीरीज़ में जो है वो करेंगे। अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बनाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी सीरीज़ के तहत अपन आज जो लेकर आए हैं वो इस सीरीज़ के अंदर जो सभी टॉपिक हैं वो उनका क्लियरिफिकेशन करवा दूंगा मैं। जैसे इस सीरीज़ में क्या है कि टॉपिक जो है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, टॉपिक है चट्टानी है, ज्वालामुखी और भूकंप है, प्लेट विवर्तनिकी है, आर्द्रता एवं वर्षण है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो है वो है। उसके अलावा जो महासागरीय नितल के उच्चावच जो है वो है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ज्वार भाटा। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा ही गया है, पक्का है, श्योर में श्योर है, सब कुछ श्योर है। उसके अलावा जो हमारे टॉपिक जो इस वीडियो सीरीज में जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है महासागरीय धाराएं हैं, लवणता है और वायुमंडल की संरचना एवं संगठन है दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है वायुमंडल की संरचना और संगठन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में आगे वाली वीडियो जो बनाई जाएगी दोस्तों, इसके अंदर से प्रश्न 100 में 100 श्योर है कि आता ही आता है दोस्तों। तो आगे की जब बात करेंगे अपन, तो आज का जो टॉपिक आपको जैसा कि मैंने बताया था वो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यह टॉपिक जो है प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वह सेकंड ग्रेड हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वह अन्य जो छोटी परीक्षाएं हैं, या जैसे मान लो पीटीटी है या सीईटी का एग्ज़ाम जो था, उनके तहत से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी के लिए काम आने वाला है दोस्तों। उसके बाद में रह गई बात, अपन बात करेंगे कि इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। तो आपको दोस्तों देखो, थ्योरी और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेलेक्टेड मैटर जो आपको मिलने वाला है। सेलेक्टेड मैटर ऐसा मैटर जो केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न उठते हैं दोस्तों। तैयारी सभी करते हैं, लेकिन अनुभव ये कहता है कि सारा कुछ पढ़ने की बजाय अगर वह चीज़ पढ़ ली जाए जहाँ से प्रश्न उठते हैं तो सिलेक्शन होने के आसार जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस सेलेक्टेड मैटर का आपको जो क्या है प्रश्न बैंक दोस्तों मैं उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा एकदम एक्यूराइट, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। या ये कहें कि अगर आपको लेवल पता लगेगा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर किस प्रकार से प्रश्न बनेगा और आपका सिलेक्शन श्योर कैसे होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके तहत अपन पहले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में प्रश्न के चारों ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे। ऑप्शनों को डिस्कस करने के बाद में व्याख्या या थ्योरी जो है वो साथ के साथ थ्योरी जो है वो साथ के साथ क्लियर करवाता जाऊँगा दोस्तों। जैसे प्रश्न पढ़ लिया, उसके बाद में प्रश्न के साथ साथ क्या किया कि जो थ्योरी है वो आपकी पढ़ेंगे अपन। थ्योरी जो है वो लिमिटेड बातें हैं वो मैं बता दूंगा आपको, और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो आपके सामने आ ही जाएंगे दोस्तों। सीधी बातें हैं, कोई बकवास नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न यह है कि यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए, चंद्रमा की जो घूर्णन गति है वो क्या कह रहा है कि दोगुनी हो जाए, तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने विलंब से आएगा या कितनी देर के विलंब से आएगा। तो दोस्तों एक बात तो मैं क्लियर करता हूँ कि जब चंद्रमा जो नॉर्मल अपनी गति पर चल रहा है, चंद्रमा जो है वो नॉर्मल अपनी गति पर चल रहा है, तो वह 26 मिनट की देरी से आगे वाला ज्वार लेके आता है। कितने मिनट की देरी से? 26 मिनट की। अब दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि अगर पहला ज्वार 26 मिनट की देरी से आ रहा है, तो आप यह मुझे बताइए कि दूसरा अगर दोगुनी गति कर दी जाए, मान लो कि ये चंद्रमा है और सॉरी ये पृथ्वी है, पृथ्वी
और ये इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ध्यान देना कि अगर चंद्रमा पहली बार आज यहाँ पर आया है 26 मिनट की देरी से, तो अगर इसकी गति दोगुनी हो जाएगी तो कल को ये 52 मिनट की देरी से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो जो अगला आज यहाँ आ रहा था 26 मिनट की देरी से, और कल जो दूरी ज़्यादा हो जाएगी वो होगी किससे? कल जो दूरी होगी वो होगी दोस्तों 52 मिनट की दूरी होगी यहाँ पर। इसका सही जो उत्तर है वो होगा 52 मिनट। क्यों होगा वो आपको बता देता हूँ कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर चंद्रमा क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा एक बार यहाँ होता है, 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 एक बार यहाँ। अब अगर चंद्रमा यहाँ अलग अलग जगहों पर घूम रहा है तो पहले दिन जो चंद्रमा है वो 26 मिनट की दूरी पर, मान लो यहाँ पर इस बिंदु पर ज्वार लेकर आता है। दूसरी बार जब वो ज्वार लेकर जाएगा तो दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि चंद्रमा की गति जो है वो दुगनी हो जाएगी, यानी पहले से ज़्यादा तेज घूमने लगेगा। मान लो आज अगर उसी 26 मिनट के बाद में अगर चंद्रमा यहाँ पहुँचा है तो कल अगर 26 दूना 52 यानी गति दोगुनी होगी, तो 26 × 2 बराबर 52 मिनट की देरी से आएगा। 52 मिनट की देरी से आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न क्या है कि फर्स्ट ग्रेड में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम श्रेणी की जो परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे अभी रीट या थर्ड ग्रेड की बात करें दोस्तों, तो यही चल रहा है दोस्तों। आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो वैसा ही पिछले पेपर के जैसा ही पेपर है। प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति को यदि 2 गुना कर दिया जाए और चंद्रमा की परिभ्रमण गति को यदि घटाकर आधा कर दिया जाए तो दैनिक ज्वार कब आएगा? दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सोचने वाली है कि पिछला प्रश्न और यह प्रश्न दोनों एक जैसे ही हैं कि इनमें पृथ्वी की गति को या तो कम किया जा रहा है या अधिक किया जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है। एक तो परिक्रमण गति जो खुद अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, और दूसरा होती है परिक्रमण गति, तो जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमण गति। और परिभ्रमण गति जो चंद्रमा परिभ्रमण कर रहा है, चंद्रमा परिभ्रमण कर रहा है जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। दोस्तों दोबारा से ध्यान से सुनना, दोबारा बना दे रहा हूँ चित्र, कि पृथ्वी की परिक्रमण गति तो 2 गुना है, उसको तो 2 गुना करना है, और चंद्रमा जो है उसकी परिक्रमण गति को घटाकर आधा करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर गति को कम या ज़्यादा किया जा रहा है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सामान्य अगर कोई ज्वार आता है चंद्रमा का पृथ्वी का तो 26 मिनट की देरी से आ रहा है दोस्तों। पहला तो आ रहा है 26 मिनट की दूरी से। अब अगर गति को 2 गुना किया जा रहा है, यहाँ देखो यहाँ 2 गुना किया जा रहा है, या तो और या चंद्रमा की गति को घटा के आधा किया जा रहा है। यहाँ देखो चंद्रमा की परिभ्रमण गति को घटा करके आधा किया जा रहा है दोस्तों, आधा किया जा रहा है। अगर यह किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो समय है वो 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। समय जो है वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना समय में 26 मिनट पहले थे इंटू 2 बराबर कितना हो गया 52 मिनट। तो 24 घंटे और 52 मिनट इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा। 24 घंटे और 52 मिनट उत्तर ये रहा दोस्तों, ये रहा। इसका सही उत्तर यही होगा, 24 घंटे और 52 मिनट दोस्तों। आगे वाला प्रश्न डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति कौन है? गतिक सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति पूछ रहा है दोस्तों। तो न्यूटन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चारों विकल्प अगर आप करके देखते हैं तो आपके प्रश्न गलत होने का चांसेस बिल्कुल घट जाता है। दूसरी बात, आपको शब्द भंडार आपका बढ़ता है, जिसका फ़ायदा आपको यह मिलता है दोस्तों कि आप गलत उत्तर को पहचानने में, गलत जो विकल्प है उसको पहचानने में आप अत्यंत शार्प हो जाते हैं, आपकी माइंड तीखा हो जाता है, जिससे आप गलत विकल्प का चुनाव जल्दी कर पाते हैं दोस्तों। तो इसका अपने देखते हैं दोस्तों कि पहला ऑप्शन है न्यूटन। तो दोस्तों न्यूटन ने ज्वार भाटा से संबंधित कोई भी जो है वो थ्योरी नहीं दी थी दोस्तों। अब न्यूटन तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। न्यूटन पहला ऑप्शन गलत।
दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं लाप्लास। तो लाप्लास दोस्तों ज्वार भाटा से संबंधित था, तो ज्वार भाटा से संबंधित था भी और गतिक सिद्धांत भी इसने दिया। तो इसका मतलब क्या है, सही उत्तर तो यह हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है वो अपने डिस्कस करेंगे कि हैरिस ने क्या किया था। तो दोस्तों हैरिस जो है उसने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था दोस्तों। स्थैतिक तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा से संबंधित, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। तो यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, यह दिया था हैरिस ने दोस्तों। ब्रिस्टल तो कोई व्यक्ति भी नहीं है, ब्रिस्टल तो एक स्थान का नाम है। तो इसमें अगर अपने छांटेंगे तो दोस्तों सही उत्तर जो निकलेगा वो निकला है लाप्लास दोस्तों। सही उत्तर निकला है लाप्लास, बाकी सारे जो विकल्प हैं वो गलत हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। तो आगे वाला प्रश्न है, ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल सूर्य की बजाय चंद्रमा में कितना अधिक है। कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि सूर्य भी बल लगाता है पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करने के लिए, और चंद्रमा भी लगाता है, लेकिन दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। दोनों अपने गुरुत्व जो बल है उसके तहत आकर्षित करते हैं, लेकिन कौन ज़्यादा करता है या कौन नहीं करता, यही पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि सूर्य कितना अधिक लगाता है चंद्रमा की बजाय, या चंद्रमा कितना अधिक लगाता है सूर्य की बजाय। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों लगाते तो हैं बल, लेकिन चंद्रमा अधिक नज़दीक होने के कारण, चंद्रमा जो है नज़दीक होने के कारण, पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण ज़्यादा बल लगाता है। क्या लगाता है, ज़्यादा बल लगाता है। कितना ज़्यादा लगाता है दोस्तों, तो वो डिस्कस करने की बात है। तो यहाँ ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ है 2.89 गुना, 3.18 गुना, 2.17 गुना और 7.21 गुना। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो है 2.17 गुना। 2.17 गुना जो ऑप्शन है वो सही है मित्र। आगे वाला प्रश्न जो है वो है कि जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, कौन सी रेखा में, एक सरल रेखा में होते हैं, तब क्या होता है। तो दोस्तों दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये तीनों जब या तो एक सीधी रेखा में होंगे, या दूसरा एक और स्थिति बनेगी, वो बनेगी ये पृथ्वी है, ये इसके एक तरफ सूर्य बन गया और एक दूसरी तरफ चांद बनेगा। अब यह तो देखो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य भी अपनी ओर खींच रहा है और चंद्रमा भी अपनी ओर खींच रहा है, यानी दोनों एक ही तरफ एक ही दिशा में बल लग रहा है, तो बल दोगुना हो गया है दोस्तों। और एक विपरीत दिशा में लग रहा है, सूर्य तो पानी को इधर खींच रहा है और चंद्रमा पानी को इधर खींच रहा है, यानी दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ समान दिशा में कर रहे हैं, समान, और यहाँ कर रहे हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो दोस्तों ध्यान देना कि अगर सरल रेखा में है तो दोनों का समान बल काम कर रहा है, बल दोगुना हो गया है, और अगर दोगुना बल हो गया है तो ज्वार भी क्या आएगा, दीर्घ आएगा, बड़ा आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है दीर्घ ज्वार। इस प्रश्न का उत्तर दीर्घ ज्वार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है और समान बल लगने के कारण क्या है कि बड़ा ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न डिस्कस करते हैं कि प्रगतिशील तरंग सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ज्वार के बारे में 5 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है, प्रसिद्ध सिद्धांत है दोस्तों। 5 सिद्धांतों के नाम आपको याद होने चाहिए, किसने दिया है ये याद होना चाहिए दोस्तों। इन 5 सिद्धांतों में से फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न 100 में से 100 आता ही है दोस्तों, पक्का एक प्रश्न जरूर आता ही है। इन सिद्धांतों के बारे में आगे वाला प्रश्न आएगा, शायद एक प्रश्न बनाया हुआ है उनके बारे में। तो दोस्तों प्रगतिशील सिद्धांत जो है, जो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जो दी थी, वो दोस्तों दी थी आपके विलियम हेवल।
अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धांत हैं 5। आप सभी को पांचों सिद्धांतों के जो सिद्धांत देने वाले लोग हैं उनका और जो सिद्धांत है उनका दोनों का नाम पक्का याद होना चाहिए। बिल्कुल 100 में से 100 अगर आपको याद होगा तो इनमें से 1% पक्का मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों विश्व से संबंधित प्रश्न आ गया कि विश्व से संबंधित प्रश्न आ गया दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। दोस्तों ऊंचा ज्वार जो सबसे ऊंचा है वो कहाँ आता है, तो दोस्तों ऑप्शनों से ही पता लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी नहीं हो सकता, बंगाल की खाड़ी नहीं हो सकता, खंबात की खाड़ी भी बिल्कुल नहीं है, गिनी की खाड़ी भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास एक बच गया दोस्तों, क्या ऑप्शन बच गया फंडी की खाड़ी। ऑप्शन बच गया फंडी की खाड़ी, एकदम सही राइट आंसर है दोस्तों, एकदम सही उत्तर है फंडी की खाड़ी। अब आपसे बात करते हैं कि फंडी की खाड़ी है कहाँ दोस्तों, तो बता देता हूँ कि फंडी की खाड़ी जो है वो अमेरिका के अंदर है दोस्तों, अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट जो है उस पूर्वी तट पर क्या है कि अटलांटिक महासागर के ऊपर यह खाड़ी है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है जो लगभग 18 मीटर तक ऊंचा होता है, 18 मीटर तक ऊंचा ज्वार आता है। अब अगर कहीं भी कभी भी यह प्रश्न आए कि सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए फंडी की खाड़ी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि प्रत्यक्ष ज्वार कब पैदा होता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों कारण की जो है वो अगली स्लाइड में व्याख्या करेंगे अपन, लेकिन अभी चारों ऑप्शनों पर अपनी बात करते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार के ज्वार आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि एक तो आता है प्रत्यक्ष ज्वार, एक तो आता है प्रत्यक्ष जो चंद्रमा और सूर्य बल लगाते हैं सामने की ओर खींचते हैं उसके कारण आता है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष ज्वार। इस प्रकार ज्वार आता है दोस्तों, ये पृथ्वी है, एक तो प्रत्यक्ष ज्वार आएगा जो इधर आएगा जो सूर्य या चंद्रमा के बिल्कुल सामने होगा, दूसरा इधर भी एक ज्वार आएगा उसे अप्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार में अंतर की। तो पहले तो बात करते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो ज्वार पैदा करने में कोई सहायता ही नहीं करता है, इसलिए ये तो प्रश्न बिल्कुल गलत हो गया, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा हो गया पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, तो यह बिल्कुल सही उत्तर जाएगा दोस्तों। एक तरफ तो सूर्य और जो चंद्रमा है उनका एकीकृत बल खींचता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्वार पैदा होता है ना कि अप्रत्यक्ष। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अप्रत्यक्ष ज्वार के बारे में पूछा है, अप्रत्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, प्रत्यक्ष के बारे में नहीं। अगर प्रत्यक्ष के बारे में होता तो ये ऑप्शन सही जाता, लेकिन यह पूछ रहा है अप्रत्यक्ष के बारे में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रत्यक्ष के बारे में पूछा, तो अप्रत्यक्ष ज्वार जो होता है जब पृथ्वी का आधा पानी जो सूर्य के सामने है वो जब इधर खींचता है तो दूसरे भाग वाला पानी भी उसके विपरीत दिशा में खींचता है, और यह होता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय पृथ्वी चपटी होने के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है, जब एक साइड से पानी को खींचते हैं तो दूसरी साइड वाला पानी भी ऊपर उठता है, यह होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इस कारण से जो ज्वार आता है उसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। कौन सा ज्वार कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार दोस्तों, अप्रत्यक्ष ज्वार। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य का एकीकृत बल, हाँ यह ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन कब? अगर यह प्रत्यक्ष ज्वार पूछा जाता कि प्रत्यक्ष ज्वार कैसे पैदा होता है, इसका कारण क्या है, तो होता चंद्रमा और सूर्य का एकीकृत बल। अब चौथा ऑप्शन जो है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्यक्ष ज्वार पैदा करने में कोशिश करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष ज्वार की बात करें तो वह पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो है उसी के कारण पैदा होता है। किसके कारण? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यह सही ऑप्शन जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कैसे आता है, क्यों आता है। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि पृथ्वी के सामने स्थित भाग पर चंद्रमा व सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, सम्मिलित शक्ति जो होती है, उसके कारण ज्वार आता है, जिसे प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। जिसे अपने क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार। यानी ये पृथ्वी है, इसके सामने जो सूर्य के सामने भाग जो है उसके ऊपर जो ज्वार आएगा वह जो यहाँ ज्वार आएगा वो होगा प्रत्यक्ष ज्वार। कौन सा? प्रत्यक्ष। और जो इधर ज्वार आएगा, जो यहाँ ज्वार आएगा, इसका कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको, जो यहाँ ज्वार आएगा यहाँ, वह ज्वार अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा। कौन सा? अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष ज्वार जो है वो पृथ्वी की अप्रत्यक्ष द्वारा, जबकि इस भाग के सामने स्थित बिल्कुल पीछे वाले स्थान पर,
भाग के सामने जो स्थित है उसके बिल्कुल पीछे वाले स्थान पर भी पृथ्वी पर एक ज्वार आता है जिसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। जिसे अप्रत्यक्ष, यानी जो मैंने बताया था यहाँ वाली साइड जो ज्वार आता है वो क्या कहता है, अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है। यह ज्वार पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। कौन से बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार पैदा होता है उससे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका चैनल सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। दोस्तों अन्य सभी टॉपिकों की जो फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं या किसी अन्य जो भर्ती है उसके लिए जो भी चाहिए, वो ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक होंगे उनके लिए वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। दोस्तों तो अगर आप ज्योग्राफी में कमज़ोर हैं या ज्योग्राफी में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं या जो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या नेट की JRF की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध रहती हैं, महत्वपूर्ण बुलेटिन यहाँ उपलब्ध रहते हैं। किसी भी प्रकार की न्यूज़ जो होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से या UGC नेट की तरफ से, तो वह भी मैं उपलब्ध करवाता हूँ दोस्तों चैनल पर। तो आप ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आप देख पाएँ कि क्या चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिजियन ज्वार कब आता है। दोस्तों पेरिजियन ज्वार होता क्या है? सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है, एक होता है अपोजियन और एक होता है पेरिजियन। एक होता है अपोजियन और एक होता है पेरिजियन। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ एक चित्र बना के समझते हैं अपन, यहाँ एक चित्र बना के समझते हैं। ये है चंद्रमा, सॉरी पृथ्वी, और इसके चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगा रहा है चंद्रमा इस कक्षा में। यहाँ एक बार चंद्रमा, तो देखिए ध्यान से देखना, सबसे दूर है, अंडाकार है कक्षा उसकी, तो सबसे दूर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे जब दूर होगा तो पृथ्वी पर कम प्रभाव डाल पाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर कम प्रभाव डाल पाएगा दोस्तों। जबकि जब यहाँ नज़दीक होगा तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। यही जो बढ़िया वाली बात है मैं बताता हूँ। और यहीं पर जो है वो परिवर्तन पैदा होते हैं। जैसे दो परिवर्तन होता है, एक जगह तो बड़ा जो है ज्वार आएगा और एक जगह कम ज्वार आएगा। जब नज़दीक होगी तो बड़ा ज्वार आएगा, जब चंद्रमा के बिल्कुल पास होगा तो बड़ा ज्वार आएगा। और बड़े ज्वार को कहते हैं दोस्तों, बड़े ज्वार को दोस्तों कहते हैं पेरिजियन ज्वार। क्या कहते हैं? पेरिजियन ज्वार। इसे उपभू ज्वार भी कहते हैं, भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं। भूमि नीच यानी भूमि उस दिन क्या होती है? ज्वार से नीची होती है। भूमि जो है वो ज्वार से नीची होती है, भूमि नीच ज्वार कहते हैं, भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं इसको। तो पढ़ते हैं कब होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, नहीं ज़्यादा दूरी पर होगा तो कम तगड़ा ज्वार आएगा, कम शक्तिशाली ज्वार आएगा। यह ऑप्शन गलत है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, हाँ तो दीर्घ ज्वार आता है, लेकिन पेरिजियन नहीं कहते उसको। दीर्घ ज्वार आता है जब तीनों, अभी हमने पीछे समझ के आए हैं कि जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो बड़ा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार बोलते हैं इसे बोलते हैं दीर्घ ज्वार, लेकिन यह नहीं है क्या? पेरिजियन ज्वार नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो दोस्तों उसका है जो बिल्कुल सही है कि चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीपतम होगा, नज़दीक होगा, तो चंद्रमा का जो बल है वो ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा बल काम करेगा तो कौन सा ज्वार आएगा? बड़ा ज्वार आएगा। औसत से 20% बड़ा ज्वार आएगा, औसत से 20% ज़्यादा बड़ा ज्वार आएगा, जिसे क्या कहते हैं? पेरिजियन ज्वार भी कहते हैं, जिसे पेरिजियन ज्वार भी कहते हैं। अब चौथा जो ऑप्शन है वो है चंद्रमा की सतह का अधिकतम तप्त होना। तो ये तो दोस्तों ऑप्शन ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है। आगे वाला प्रश्न, इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए लिखा हुआ है कि व्याख्या अगली स्लाइड में है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि कक्षा में भ्रमण करते हुए, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में भ्रमण करता है तो भ्रमण करते समय क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए दो स्थितियों का निर्माण करता है। कितनी स्थितियों का निर्माण होता है? दो स्थितियों का निर्माण करता है। क्या क्या होता है? एक तो जब वह अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पेरिजियन ज्वार आता है। सबसे निकट होगा तो पेरिजियन ज्वार आएगा, यानी जो उसकी शक्ति है वो बढ़ जाएगी, वो ज्वार आएगा। और दूसरा जो है जिसे उपभू ज्वार भी कहते हैं, इसको उपभू ज्वार भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो है दूसरा, जब चंद्रमा
दूसरा, जब चंद्रमा सबसे अधिक दूरी पर होता है, ऐसी स्थिति में एपोजियन ज्वार आता है। कौन सा आता है? एपोजियन ज्वार आता है, जिसे अपभू ज्वार भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपभू ज्वार भी कहते हैं। एपोजियन या अपभू ज्वार भी कहते हैं। एपोजियन या अपभू ज्वार कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि एपोजियन और पेरिजियन ज्वार किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि वृहद ज्वार और लघु ज्वार के मध्य में कितना अंतर रहता है, यानी कितने समय का अंतर रहता है, यह पूछने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि वृहद ज्वार और लघु ज्वार के मध्य में जो है वो अंतर कितने समय का रहता है। तो दोस्तों 24 घंटे का तो बिल्कुल गलत बात है। लघु ज्वार कब आता है और वृहद ज्वार कब आता है, यह समझने की जरूरत है दोस्तों में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जब तीनों एक सीध में होते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, जब तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या होता है कि दीर्घ ज्वार आता है। कौन सा? दीर्घ ज्वार आता है, जिसे वृहद ज्वार भी लिखा हुआ है। वृहद ज्वार लिखा हुआ है, दीर्घ ज्वार आता है, ये लिखा वृहद ज्वार लिखा हुआ है। और जब तीनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, यानी सूर्य इधर खींच रहा है और चंद्रमा इधर खींच रहा है, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में काम कर रहा है बल, तो यहाँ पर लघु ज्वार आता है, यानी छोटा ज्वार आता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि कब कब आता है। जब ये एक सीध में होते हैं, जब ये एक सीध में होते हैं तो उस दिन या तो पूर्णिमा होती है, या तो पूर्णिमा होती है और या अमावस्या होती है, या अमावस्या होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। तो दूसरी स्थिति जब ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा है, जब एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं तो यह स्थिति आती है प्रत्येक सप्ताह की सप्तमी या अष्टमी को। सप्तमी या अष्टमी को। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, ये पूछ रहा है कि वृहद ज्वार और लघु ज्वार के मध्य कितना अंतर रहता है। तो आपको बताया वृहद ज्वार आता है पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, और लघु ज्वार आता है सप्तमी या अष्टमी के दिन। तो दोनों में अंतर कितना? पूर्णिमा और सप्तमी अष्टमी के बीच में 7 या 8 दिन का अंतर रहता है दोस्तों। 7 या 8 दिन का अंतर होता है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो बनेगा दोस्तों 7 दिन। 7 दिन। व्याख्या अगली स्लाइड जो है उसमें देखते हैं व्याख्या क्या है। अगली स्लाइड में व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है दोस्तों कि लघु ज्वार किसी महीने की सप्तमी या अष्टमी को, किसी महीने की सप्तमी या अष्टमी तिथि को आते हैं, जबकि उच्च ज्वार जो है वो अमावस्या या पूर्णिमा को आते हैं। इस प्रकार इनमें 7 या 8 दिन का अंतर होता है। जो मैंने अभी बताया था दोस्तों वही बात है कि या तो एक सीध में होकर और इकट्ठा का बल काम करेगा, या दो अलग अलग दिशाओं में फैलकर दोनों का अलग अलग काम करेगा। यही अंतर है दोस्तों दोनों में। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही लेवल का प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड के बहुत ज़्यादा लेवल का प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावनाएं रहती है, क्योंकि जो विचारक हैं या जो सिद्धांत देने वाले लोग हैं उनके बारे में ज्योग्राफी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न है, यह है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यह पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों संतुलन सिद्धांत जो दिया था, ज्वार भाटा के बारे में संबंधित सिद्धांत है, तो संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था, सही है दोस्तों। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल ने दिया था, अभी मैं आपको बता के गया था थोड़ी देर पहले। प्रोग्रेसिव जो थ्योरी थी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड, इसका सिद्धांत था दोस्तों, ये भी सही है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस ने दिया था, यह भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, हैरिस ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। गतिक सिद्धांत दोस्तों एच.एफ. रीड, यह गलत है दोस्तों। गतिक सिद्धांत एच.एफ. रीड ने नहीं दिया था, बल्कि लाप्लास ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? लाप्लास ने। और मुख्य बात, एक और मजे की बात बताता हूँ कि एच.एफ. रीड ने क्या दिया था। एच.एफ. रीड है तो ज्योग्राफी से संबंधित थी, लेकिन इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था, अगर आपको याद हो तो उसका नाम था प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, प्लास्टिक रीबाउंड थ्योरी, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिक रीबाउंड थ्योरी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीबाउंड थ्योरी बोलते हैं दोस्तों। तो इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों जो है वो हो गया गतिक सिद्धांत एच.एफ. रीड ने नहीं दिया था, यह सुमेलित नहीं है दोस्तों।
यह सुमेलित नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ताकि कल को परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं हो जो आपको नहीं आए दोस्तों। इन सभी सिद्धांतों को जो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 सिद्धांत जो हैं, उन सभी सिद्धांतों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, गुड लर्न और अच्छी तरह से रीड कर लें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थान पर आने वाले ज्वार में कितने समय का अंतराल होता है दोस्तों। तो एक समय पर आने वाले जो ज्वार हैं उसके अंदर, दोनों के अंदर 2 ज्वार आते हैं एक दिन में, तो उसमें जो अंतर होता है वो है 26 मिनट का दोस्तों। 26 मिनट का अंतर दोनों में होता है। तो दोस्तों यह थी अपनी वीडियो, आपको कैसी लगी ऐसा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रही बात कॉन्टैक्ट की, तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फ्री फील करें दोस्तों, कभी भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी की सारी जो सीरीज़ हैं उसके अंदर सारा का सारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं या जो महत्वपूर्ण मैटर है बिल्कुल सेलेक्टेड ही केवल उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। ज़्यादा कचरा नहीं उपलब्ध करवाएंगे अपने, या ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो आपने पढ़ रखी हैं या किताबों में मौजूद हैं। अपने केवल वही चीज़ पढ़ाएंगे जो महत्वपूर्ण है, केवल परीक्षा की दृष्टि से जहाँ से प्रश्न आते हैं यही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हैं तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं। ज्योग्राफी के सारे टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। जब आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की है, चाहे JRF की है, नेट की है, JRF की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसके अंदर ज्योग्राफी का पार्ट है। देखो दोस्तों, सभी परीक्षाओं के अंदर ज्योग्राफी का पार्ट होता ही है। तो अपन ने सभी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स की वीडियो यहाँ चलाएंगे। अगर आप लाइव बात करके और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। आपकी कोई भी शंका जो है उसका समाधान किया जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ तक आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। थैंक यू।